नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। मेरा नाम है गोपाल काळे और आप देख रहे हो द सेकंड ओपिनियन। आज का हमारा टॉपिक है कि जैसे कि हर जगह पे प्रेडिक्ट हो रहा है, एग्जिट पोल हो या ओपिनियन पोल हो, हर जगह पे ये प्रेडिक्ट हो रहा है कि मोदी 3.0 इज अपलोडिंग। ठीक है, तो मोदी 3.0 मतलब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसे कौन से बड़े फैसले ले सकते हैं या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं उनके लिए जिनके लिए उन्होंने 400 प्लस की मांग की थी लोगों के सामने, उनके उनके ऊपर हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मतलब उस टॉपिक्स को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब की बार 400 पार का ये नारा मोदी जी ने दिया। अब की बार बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार का बीजेपी ने जो स्लोगन दिया है, तो देखो इस स्लोगन में कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए ऐसे स्लोगन दिए जाते हैं। तो ये स्लोगन्स जो है वास्तविकता मतलब हकीकत में उतरेंगे या फिर बीजेपी को 3 से 70 सीटें आएगी, तो ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं होता है। और वैसे अगर देखा जाए तो बीजेपी की 370 सीट्स आ भी नहीं सकती जब तक बीजेपी साउथ इंडिया में बहुत अच्छे से परफॉर्म ना करे। मतलब जैसा अगर बोलते हैं कि साउथ तमिलनाडु ये साउथ का यूपी है, जैसे यूपी की दिल्ली की सत्ता यूपी से गुजरती है, वैसे साउथ से अगर दिल्ली जा रहा हो तो तमिलनाडु से गुजरना पड़ता है। कि 39 सीट्स है, बहुत बड़ा स्टेट्स है। वहाँ पे जब तक बीजेपी खुद के भरोसे 30 सीटें कम से कम नहीं जीती तो 370 या उसके बारे में तो सोच भी नहीं सकते। बट हाँ, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है जो चाणक्य ने बताया कि भाई अपने शत्रु को लड़ने से पहले पराजित कर दो अपने मन से। तो वो चीज़ होती है, उसके लिए मोदी जी ने नारा दिया होगा। बट आज हमारा टॉपिक वो नहीं है। आज हमारा टॉपिक है कि ऐसी कौन सी चीज़ें, ऐसे कौन से बड़े फैसले मोदी जी ले सकते हैं मोदी 3.0 में। तो सबसे पहला बड़ा फैसला मेरा ये होगा कि सीए अच्छे तरह से लागू करना। मतलब सीए का नोटिफिकेशन आया है, रूल्स भी लागू हो चुके हैं, लेकिन सीए को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें 3.0 की ज़रूरत है। और 3.0 शुरू होने के बाद सीए मोदी जी अच्छे से मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट अच्छे से करेंगे। सीए पता है आपको, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो पास किया था, जो माइनॉरिटीज़ है कौन से स्टेट में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे जो माइनॉरिटी, अफगानिस्तान, यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ रहते हैं, तो माइनॉरिटीज़ में फिर बौद्ध, सिख, हिंदू, क्रिश्चियन, ये सारे लोगों को सिटीजनशिप देने के लिए प्रावधान है इस एक्ट में। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स और नोटिफाई हो चुके हैं, लेकिन उसका अच्छे तरह से एग्जीक्यूशन सबसे पहले वो होगा। दूसरी बात ये होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। तो मतलब ये फंडामेंटल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में डाला है कि भाई गवर्नमेंट में ट्राई करना चाहिए कि इंडिया शुड स्ट्राइव फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। अलग अलग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है जिसने उन्होंने बोला है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में आना चाहिए। और आना ही चाहिए दोस्तों, कि एक देश में अलग अलग कानून कैसे हो सकते हैं। मतलब एक के लिए एक कानून, एक के लिए एक कानून। कोई 4 शादी कर रहा है, कोई 5 शादी कर रहा है, किसी को नहीं जम रही है तो किसी का दिल दुख रहा है, किसी का दिल जल रहा है कि भाई हमें भी 5 शादी करनी है। ठीक है, तो बात जब आती है इक्वलिटी की तो आर्टिकल 14 का बहाना देते हो। बात जब आती है रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करने की तो आर्टिकल 25 का बहाना देते हो कि वी हैव रिलीजियस राइट एंड ऑल। ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मस्ट भी देयर। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से डेवलपमेंट होगी। जो जुडिशरी को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि जुडिशरी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है ऐसे अलग अलग इश्यूज़ को डील करते वक्त, कि वो अंडर आर्टिकल 25 देखा जाए कि फिर अलग देखा जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में देखा जाए। तो दिस इज़ वेरी क्रिटिकल पार्ट। सो उसको सॉल्व करने के लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। लोगों में भेदभाव कम करने के लिए भी यूनिफॉर्म सिविल की ज़रूरत है। तो आप देखो दोस्तों, अगर किसी को अच्छे से मतलब प्रायोरिटी मिल रही है कहीं पे भी कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप 4 शादी कर सकते हो या 3 शादी कर सकते हो, और किसी को नहीं कर रहा हो, हाँ नहीं करनी चाहिए, किसी ने भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कर सकते हैं तो हम करें, ठीक है। बट सबके लिए अगर एक कानून हो तो फिर इक्वेलिटी की भावना भी लोगों के बीच में आती है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लाने की कोशिश करेंगे। सबसे उसके बाद जो होगा बैंकिंग रिफॉर्म्स, FRBM फाइनेंशियल रेगुलेटरी मैनेजमेंट वगैरह। ठीक है, तो वो अच्छे से अप्लाई करेंगे। अभी भी है लेकिन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएंगे। बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस वो लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद लैंड के बारे में भी बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। जो रियल इस्टेट के दाम कहीं से कहीं बढ़ चुके हैं, रियल इस्टेट का प्रॉपर्टी मतलब ऐसा बबल बन चुका है, वो कभी भी फूट सकता है। आपको पता होगा कि रियल इस्टेट के बबल फूटने की वजह से कितने बड़े बड़े स्टेट्स की मतलब कंट्रीज़ की इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है। तो रियल इस्टेट का बबल जो इंडिया में बन रहा है कि कहीं कोई भी भाव में, कोई भी दाम में लोग कोई भी चीज़ें बेच रहे हैं, उसके ऊपर रेगुलेशन कुछ नहीं है, तो उसके लिए भी रेगुलेशन लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फार्म्स, तो हमें पता है कि उनके सेकंड टेन्योर में फार्मर का बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ था।
मतलब आंदोलन हुआ था, ऑब्वियसली वो फार्मर थे नहीं थे वो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि फार्मर तो हम भी है, लेकिन हम उस आंदोलन में नहीं थे और हमें कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था भाई, ठीक है। वो जो फार्मर सरकार के एमएसपी पे ही जीते हैं, बस वही है, उनको एमएसपी मिलते हैं 94% ऑफ द 90% ऑफ द एमएसपी गोज टू पंजाब एंड हरियाणा फार्मर्स ओनली। तो भाई बाकी देशों में क्या फार्मर्स रहते नहीं है? ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो फार्मर का आंदोलन खड़ा कर दिया था योगेंद्र यादव, आपको पता आ गया, जावेद सलीम, ठीक है, उन्होंने तो खुलेआम 2022 का इलेक्शन था यूपी में, वहाँ पे बोल दिया था कि भाई हमने तो पिच तैयार की थी अखिलेश यादव के लिए, लेकिन वो खेल नहीं पाए, ठीक है। तो पिच तैयार की मतलब क्या था कि आपका पॉलिटिकल मोटिवेट आंदोलन था। तो ऐसे आंदोलन और निकलेंगे और होंगे, लेकिन इस टेन्योर में मोदी जी फार्म बिल मतलब फार्म जो एक्ट बने उसको अप्लाई मतलब एग्जीक्यूट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। उसके बाद अलग अलग चीज़ जो कर रहा है, काशी मथुरा अभी बाकी है, अयोध्या तो हो चुकी है लेकिन काशी मथुरा अभी बाकी है, तो काशी मथुरा पे भी बहुत बड़ा फैसला कुछ लिया जा सकता है। क्योंकि देखो दोस्तों, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि इट इज़ रिलेटेड टू योर कल्चरल सिविलाइजेशन। तो आप ये नहीं बोल सकते, बोलने वाले लोग कुछ भी मतलब नॉनसेंस तरीके से आपको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। राम मंदिर की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे अस्पताल बना देते, तो फिर स्कूल बना देते। भाई स्कूल और अस्पताल पहले भी थे, आप पढ़े नहीं पढ़े ना? अस्पताल पहले भी थे, आप गए अस्पताल में नहीं गए ना? आप तो गोली खा रहे हो, आप तो अभी भी पानी ले रहे हो छुमंतर, नहीं जा रहे हो ना? तो बिकॉज ऑफ द राम जन्मभूमि आप अयोध्या का डेवलपमेंट देखो, आप वहाँ पे होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी देखो, है ना? तो जब बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र बनते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, कल्चरल सिविलाइजेशन, लोग अपने कल्चर के पास जाते हैं। और यही जो सबसे बड़ा नैरेटिव है लिबरलों का कि इनको हिंदुओं को कल्चर से दूर रखो। अगर ये जाति पाति में बटे रहेंगे तो ही ठीक है, अगर एक हो गए तो फिर इनके लिए इनका जो घर चलाना है मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो ये तो लूट के नहीं खा पाएंगे फिर, है ना? बाकी देशों से पैसे लेके जो चल रहे हैं, है ना, सोरोस जैसे गैंग से पैसे लेके जो इंडिया में नैरेटिव बना रहे हैं, ऐसे लोग तो नहीं कर पाएंगे। तो वी शुड बी यूनाइट, ठीक है, हमें यूनाइट ही रहना पड़ेगा। तो काशी मथुरा पे भी कुछ फैसले आ सकते हैं। तो ऐसे इस तरह से बहुत सारे फैसले मोदी जी इस उनके थर्ड टेन्योर में ले सकते हैं। और मोदी जी ही मोदी जी का जाने भाई, उनके बारे में कौन जाने, मतलब मोटा भाई और मोदी जी क्या करेंगे आगे चल के, ये तो वही बता सकते हैं। बट ये जो मुझे लगा कि भाई ये 2-3 फैसले तो ज़रूर लेंगे। एक सीए हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, एक एफआरबीएम फाइनेंशियल रेगुलेटरी मैनेजमेंट बिल जो रहता है बैंकिंग सेक्टर्स में रिवोल्यूशन लाएंगे। उसके बाद फार्म्स में रिवोल्यूशन लाने, फार्म्स बिल्स जो है, फार्म्स एक्ट जो है वो वापस लेने पड़े थे, उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। करप्शन के ऊपर और थोड़ी नकेल कसने की कोशिश करेंगे। ब्लैक मनी के ऊपर और थोड़ा उनका जो चालू है टारगेटेड, बाद में ब्लैक मनी को कैसे कर्टेल किया जाए उसकी कोशिश और बढ़ाएंगे। तो इस तरह से उनके कुछ काम होंगे। काशी मथुरा इज़ वन ऑफ देम, जो मतलब देखना पड़ेगा। मतलब वैसा है कि कुछ चीज़ें कोर्ट में होती है तो कोर्ट के जजमेंट के ऊपर अपन कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते। बट ये भी चीज़ सही है कि अगर मोदी जी नहीं होते तो राम मंदिर कभी नहीं हो पाता, ये भी चीज़ सही है। और काशी अगर मथुरा आपको चाहिए होगी तो आपको ही उसके लिए लड़ना पड़ेगा। आपकी वोट की कीमत बहुत ज़्यादा है, तो आपको ही उसके लिए एक वोट तो मोदी जी को देना पड़ेगा कि भाई ये करना है। तो मोदी जी को आप वोट भले ही दो ना दो, इट इज़ अप टू यू, डेमोक्रेसी है। आपको अगेंस्ट देना है तो आप अगेंस्ट दे सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें, 3 चीज़ें जो है मोदी जी कर सकते हैं अपने आने वाले टेन्योर में। तो आपको मेरा विश्लेषण कैसे लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। उस तरह से मैं फिर सारी चीज़ें और टॉपिक्स भी आप बता सकते हो कि इस टॉपिक्स पे बात करो एंड ऑल, तो उस तरह से फिर मैं अगली बार कोशिश करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।